हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप हमारी इस क्लास को देख रहे हो उसके हिसाब से अपना देख लीजिए। और बेटा आज आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं आपके लिए, आपको नाम दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारे 12th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपका कैलकुलस के पोर्शन का सबसे पहला पार्ट है। कैलकुलस के पोर्शन का सबसे पहला पार्ट है और फिर ये जो चैप्टर है आपका, ये फर्दर यूज होता है आने वाले करीब 4 और चैप्टर्स में, जहां पर अगर आप नाम मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी चीजें हैं। और उससे बड़ी बात यह है बेटा, जो आपको ध्यान रखनी है, इसको सोच के ही इस चैप्टर के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन पे कहीं ना कहीं जाकर डिपेंड करते हैं। इसलिए शुरुआत में इस चैप्टर को लिया जाता है और उससे जरूरी चीज ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से, पूरे मन से, दिमाग लगाकर समझेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। क्योंकि चैप्टर इनिशियली कहा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो क्या है, जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है, तो मतलब क्या है इसका। डिफरेंशिएशन का एक छोटा सिंपल मतलब समझा जाए तो आपको सबसे पहले एक चीज सामने आ जाएगी, वो होगी dy अपॉन dx। जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये जो है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, हम यहां पर एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है y। ठीक है, कोई एक फंक्शन है y जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहां पर एक और चीज होती है कि हम डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब मैं ये कहूंगा कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं उसके साथ dx लगाता हूं, तो मैं उसके साथ dx लगाता हूं। फिर से सुनो, जब मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो, जब मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, क्या है, अभी हम और बातें करने वाले हैं। ठीक है, जब y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं dy अपॉन में dx। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि हम x को डिफरेंशिएट कर रहे होते विद रिस्पेक्ट टू y, तब हम क्या लिखते हैं, तो बेटा तब हम लिख रहे होते dx अपॉन dy। ठीक है, तो सिर्फ यही एक चीज नहीं है जो हमें पढ़ने हैं, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कल को कुछ और भी आ सकता है। आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप किस फंक्शन को, कि आप किस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये दो बातें सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं कि हम किस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बात समझ में आती है, हम किस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, dy अपॉन dx का मतलब जो है बस इतना सा ही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये डिफरेंशिएट में हो क्या रहा है, ये डिफरेंशिएशन में ये हो क्या रहा है ना। देखो, एक बात सुनो, एक बात सुनो इसके अंदर, मान लो मान लो मान लो एक कोनिकल इन्वर्टेड वेसल है, मान लो एक कोनिकल इन्वर्टेड वेसल है। ठीक है, और इसमें कहीं से पानी जो है वो गिर रहा है। ठीक है, इसमें कहीं से पानी गिर रहा है, पानी के गिरने से इसका लेवल पहले इतना रहा होगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, ऐसा करके इसका लेवल जो है वो इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। सही सी बात है, इंक्रीज करता रहेगा। अब हम ये बोले कि भाई क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। और आगे सुनना भी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब मैंने कहा कि आप ये बताओ
कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है वो टाइम के हिसाब से कितना है, मतलब पर सेकंड वॉल्यूम कितने बढ़ रही है, या फिर ये कहा जाए पर मिनट वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रही है, पर आवर वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज है उसे मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज है उसे उससे क्या कर रहा हूं, मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब भी आप इस चीज को नापने की कोशिश करोगे तो आपको एक स्केल चाहिए ना भाई, ठीक है। जब किसी की हाइट नापते हैं तो नापने के लिए क्या चाहिए भाई, वो एक बड़ा सा निशान होता है, उसको थ्रू नापता है कि हाँ भाई अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तो ऐसे ही हमें एक स्केल चाहिए, हमें एक बेसिस चाहिए। तो उस बेसिस के नाम पर हम कह रहे हैं कि हम वॉल्यूम को जब मेजर करने जाएंगे तो हम टाइम के हिसाब से करेंगे। ठीक है, बात पे ध्यान देना भी, अब मैं इसको रिलेट कर दूंगा वापस जाकर जो हमने अभी शुरू किया था dy अपॉन dx से। ठीक है, तो हमने कहा हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे टाइम के हिसाब से, कि टाइम के हिसाब से वॉल्यूम कितना बढ़ रही है। अब सुनो, तो क्या हो रहा है, क्या टाइम भी यहाँ वेरिएबल है ना। अब देखो टाइम क्या होगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ पर सेकंड देख रहा हूं, टाइम के अकॉर्डिंग देख रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को मेजर कर रहा हूं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन वॉल्यूम क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसलिए मैं डीवी लगा दूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा टी के रिस्पेक्ट में। फिर सुनो, वॉल्यूम वेरी कर रही है और मुझे इसमें जो इंक्रीज हो रहा है उसको मेजर करना है टाइम के हिसाब से। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी तो डीवी अपॉन dt लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब मैं ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर सेकंड वॉल्यूम कितना बढ़ रही है, हर सेकंड वॉल्यूम कितना बढ़ रही है। कैसे हम कहेंगे, हर सेकंड वॉल्यूम जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रही है। अब ये देखो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, टाइम के हिसाब से वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टाइम के हिसाब से वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है। तो जो ये हमें वैल्यू मिल रही है ये किससे जाएगी, ये क्या है, ये हमारा एक डिफरेंशिएशन का ही मेथड है लिखने का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन जो है वो जो हमारे फंक्शन है, जो हमारे वेरिएबल है उसमें होने वाले चेंजेस को मेजर कर सकता है किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम को मेजर किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम हमारा दूसरा पैरामीटर था, वॉल्यूम हमारी इसको हम मेजर कर रहे थे, हमने उसको मेजर किया और ये आंसर निकाल दिया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यही चीज जो है ये रेट कहलाती है, यही चीज जो है ये रेट कहलाती है। अगर आप जैसे अगर अगर आपको याद हो, जब हम यहाँ पर जब हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे, जब हम छोटी क्लासेस में एक्सेलरेशन निकाला करते थे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन में t करते थे। अब एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब, अब मेरी बात ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज तो dv, और रेट निकालते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और इसी को आप एक्सेलरेशन कहा करते थे, इसी को आप एक्सेलरेशन कहा करते थे, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से डिफरेंशिएशन का ही एक मेथड था एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, ये भी हमारा डिफरेंशिएशन का ही मेथड था एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वेलोसिटी मेरी वेरिएबल हो गई, और जिस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उससे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ पर टाइम हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करके मुझे एक नई वैल्यू मिल जाती है एक्सेलरेशन। ऐसे ही बेटा हम डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन आपको देंगे जिसको डिफरेंशिएट किया जाएगा किसी दूसरे पैरामीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ जाती होगी कि हम dy अपॉन dx का मतलब क्या कहते हैं। जैसे हमारा dv अपॉन dx है बेटा, वैसे ही हमारे लिए dy अपॉन dx होगा, ऐसे ही हमारे लिए dx अपॉन dy होगा। ठीक है, कुछ भी हो, ये क्वेश्चन पे क्या है डिपेंड करता है कि हम उसे क्या लिखने वाले हैं, किस तरह से लिखने वाले हैं। बात समझ में आती है यहां तक की, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट बार जरा ये कर लेते हैं, नेक्स्ट बार जरा ये कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अब यहां पर जो ये dy अपॉन dx है, फिर से सुनो, जो ये dy अपॉन में dx है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये
ग्राफिकली, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब जरा थोड़ा ध्यान सुनना। मान लिया जाए ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन है, और मैंने यहां पर ये एक, अरे भाई, ये एक कर्व ले लिया। मैंने यहां पर ये कर्व ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। इस कर्व को लेने के बाद मैंने कहा कि भाई एक और लाइन ड्रॉ हो रही है, और ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है टेंजेंट। तो थोड़ा सा चढ़ा कर देंगे, हाँ, ऐसे, ठीक है। ये है टेंजेंट। अब मैं टेंजेंट क्यों ड्रॉ करी, मैंने टेंजेंट क्यों ड्रॉ करी, जब भी मैं किसी कर्व की इक्वेशन को, मान लिया जाए कि मेरे पास एक कर्व है, सपोज मेरे पास एक कर्व है एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे पास जो भी यहां पर आने वाला है, जो भी यहां पर आने वाला है वो क्या है बेटा, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्या बात समझ में आई। जब भी हम किसी कर्व की इक्वेशन को, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जब भी हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से जो dy अपॉन dx मिलता है, वो क्या है, वो स्लोप है। किसकी, कर्व की नहीं, वो स्लोप है किसकी, कर्व के टेंजेंट की, कर्व के टेंजेंट की। ये होती है बेटा टेंजेंट, जो कि कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करती है और टच करके आगे बढ़ जाती है। तो इस कर्व की जो मेरे पास स्लोप आने वाली है, यानी कि ये स्लोप को हम नॉर्मली शो करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। जो ये स्लोप आने वाली है, उसको निकालने के लिए हम सीधा dy अपॉन dx निकालते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम सीधा डिवाइड अपॉन dx निकालते हैं। छोटी सी बात ध्यान रखनी है, किसी भी कर्व को आपने डिफरेंशिएट किया तो जो भी आपको मिल रहा है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है। उस कर्व पे जो टेंजेंट बनी है उसकी स्लोप है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जो टेंजेंट बनी है उसकी स्लोप है, कर्व की स्लोप नहीं है। ये कर्व को किसी चीज में इवेल्युएट करने का एक तरीका है। ये चीज पहले सिलेबस में थी हमारे पास, लेकिन आपके इस ईयर का जो सिलेबस है और जो लास्ट ईयर भी था, उसमें इस चीज को रिमूव कर दिया गया है। अदरवाइज हम चैप्टर 6 में, जहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते हैं, स्लोप भी निकालना सीखते थे, बट अब ये चीज हटा दी गई है। बट स्टिल आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में हम कर क्या रहे हैं, उससे मिल क्या रहा है। तो डिफरेंशिएट करके आपको कर्व के टेंजेंट की स्लोप मिल जाती है, ठीक है। यहां तक बस समझ में आ गई। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया भाई कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है। जब हम dy अपॉन dx कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका सिंपल मतलब समझू, प्रैक्टिकल मतलब समझू, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली में रेट निकाल रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन कितना है। इसी की बात अगर हम ग्राफिकली करें, तो ग्राफ में हमें क्या देता है, ये स्लोप देता है ऑफ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब रही बात मैथमेटिकली करने की। अब मैथमेटिकली करने के लिए तो भाई ये पूरा चैप्टर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें पूरा चैप्टर ही पड़ा हुआ है। तो अब वही बात शुरू करते हैं कि मैथमेटिकली एक्चुअली में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब ये तो कहानी चल रही थी। अब जो इसके मुख्य किरदार हैं, जो आपको इस पूरे चैप्टर में घुमाते रहेंगे, फिराते रहेंगे, अपने पीछे लगाते रहेंगे, नई नई चीजें बताएंगे, सिखाएंगे, जिंदगी के नए एक्सपीरियंस देने वाले हैं, वो सुनो, ठीक है। चलो इसे मिटा ही देते हैं, चल आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, भाई मैं ये कहता हूं, देखो डिफरेंशिएशन में सबसे पहली बात सबसे पहला फॉर्मूला बड़ा सिंपल फॉर्मूला, और ये आपके लिए अलजेब्रा और चाहे ट्रिगो हो, सब में काम आता है।
ज्योमेट्री में, सॉरी डिफरेंशिएशन में फिर फॉर्मूलाज वो बड़े जो है आपके लिए इजी हैं, क्योंकि उनको यूज करना, पुट करना उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्यों? देखो, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है और हमने कहा कि इट इज एक्स रेज टू द पावर एन, ये है एक्स रेज टू द पावर एन। अच्छा, ध्यान रहे, मैं जितना भी यहाँ पे काम करने वाला हूं उन सब में मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। क्या कह रहा हूं मैं उससे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस। अच्छा, तो अगर हम एक्स रेज टू द पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो बेटा आपका जो पहला फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है? आप देखो, ध्यान रखो, मैंने लिखा यहां पर क्या, एक काम करते हैं जरा, एक काम करते हैं जरा, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, क्या करो, आप इसके अंदर पावर को आगे ले आओ और पावर को एक रिड्यूस करो। ये है अपना पहला और सबसे आसान फॉर्मूला। एक्स रेज टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या है? एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस। बहुत सिंपल सी बात है। पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं ना, ये बड़ी ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी बहुत आगे चली जाती है और वो आपको जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनके कोई भी एग्जांपल्स नहीं देती है, ठीक है। अब यहाँ देखते रहो, अभी एनसीईआरटी नहीं खोलना आपने, ठीक है, अभी यहाँ देखते रहो, अभी चलेगी कहानी। अच्छा, सपोज आप आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब, सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स की पावर 6, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि बेटा ऐसा करो कि इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आती है? अब आगे सुनो, क्या फॉर्मूला था? पावर को आगे लाना है 2 और पावर को एक कम कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्या कहा मैंने? पावर को आगे लाना है और पावर को एक कम कर देना है, पावर को आगे लाना है और पावर को एक कम कर देना है। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल, कुछ नहीं इसके अंदर, सिर्फ पावर को आप आगे ले आओ और उसको एक रिड्यूस करो। ठीक है, यहां तक की बात बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में भी बेचारे बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, आसान चीजों में भी कई बार परेशानियां होती है। कैसे होती है, सुनो। अभी तक की कहानी जो हमने सुनाई उसमें मैंने जितनी भी चीजें ली वो कैसी थी? पॉजिटिव पावर की थी। कल को अगर कुछ ऐसा लिखा आ जाता, मान लो यहां पर 2 लिखा हो, अब इसको डिफरेंशिएट करना है डीएक्स के लिए, इसको डिफरेंशिएट करना है डीएक्स के लिए, तो क्या करोगे? अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ही अच्छी वाली चीज करते हैं, वो पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर इससे कर देते हैं और आंसर देते हैं। कई बच्चे तो और आगे चले जाते हैं, वो जस्ट नीचे वाला पार्ट इससे कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। करने का तरीका समझो। मुझे जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में ही चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इससे पहले लिखो डी बाई डी एक्स एंड एक्स रेज टू द पावर -2। हमने पावर को ऊपर बुला लिया, अब ये इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जिस फॉर्म में फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्म में आपका फंक्शन होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। चलिए आगे सुनो। अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो फिर कहानी यही वाली आती है, पावर को आप आगे लाते हो और पावर को एक कम कर देते हो। तो बेटा कम ही करना, बढ़ा मत देना, ठीक है। तो -2 और एक्स रेज टू द पावर -3 एंड देन इसको वापस इसी फॉर्म में यानी कि अपॉन में ला लिख दो, ठीक है। कहने का मतलब 1 अपॉन में लिखा हुआ है, देखो बातें फिर से सुन लो। कहने का मतलब अगर अपॉन में लिखा हुआ है ये वाली चीज, अगर पावर नेगेटिव में है ये वाली चीज, तो भाई ये काम होगा, ठीक है, ये काम होगा। देखो मैं बिल्कुल प्रॉपर बेसिस चल रहा हूँ। 11th में मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा था चैप्टर, बट कौन पढ़ रहा था 11th, है ना? सही बात है, ना हमने पढ़ी ना तुमने पढ़ी 11th ठीक से। तो यहां देख लो,
आधे घंटे 1 घंटे में सारा काम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हो गई अपॉन की। इसके अलावा फिर सुनो आगे कहानी। अगर आपके पास कभी भी, इसको एज अ फॉर्मूला लिख के रख लो, मैं इसको टू नाम दे दूंगी, ठीक है। इसको एज अ फॉर्मूला लिख कर रख लो। अगर कभी भी आपको 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको याद कर लो आप कि -1/x² हो जाएगा। इसको आप याद कर लो, बिल्कुल उसी वे से निकालना, इसे ऊपर शिफ्ट कर देना और फिर डिफरेंशिएट करना, आपको यहां से मिल जाएगा। इसी की लाइन में एक और फॉर्मूला याद कर लो, इसी की लाइन में एक और फॉर्मूला याद कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, दिस इज 1/2√x, ठीक है। ये क्या है, 1/√x। अच्छा, मैं करके दिखा देता हूं एक बार। देखो, हम कहते हैं भाई √x, लेकिन √x का अर्थ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर करना है डिफरेंशिएशन हाफ पावर का d/dx, तो ध्यान रहे जितना सीखा है उतना ही दिमाग चलाना अभी। तो हाफ यानी कि पावर आगे जाती है और पावर एक कम हो जाती है, ठीक है। हाफ 1 में से माइनस हो रहा है, जब हाफ 1 में से माइनस होगा तो नेगेटिव हाफ बच जाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव हाफ बच जाएगा तो नेगेटिव हाफ का मतलब हुआ 1/x की पावर हाफ, जिसको आप √x भी लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला की तरह ही याद कर लो। ऐसा करने से आपको हर बार ये सारी कहानी नहीं गानी पड़ेगी, ये ऐसे ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये ऐसे ही एक्सेप्टेबल है, आप इसको सीधा ऐसे ही यूज कर सकते हो, ये इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, 3 बातें हो गई। अब आगे सुनो। इन सारे ही जितने मैंने 3 बातें बताई, मैंने यहाँ पे भी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो अब जो नई बात आ रही है, वो आ रही है कांस्टेंट के लिए। आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट है, आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट है a, ठीक है। और आपने a को करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो कांस्टेंट है ना, वो तो वैल्यू बदलता ही नहीं है, तो वो तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ही वेरी करेगा, तो जो चीज वेरी नहीं करेगी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए भाई 2 को डिफरेंशिएट कर लो, तो आप बोलोगे कि होता ही नहीं है, 0 आता है आंसर, ठीक है, 0 आता है आंसर। ध्यान रहेगी ये बात। अच्छा, अब आती है जरूरी बात। अगर मेरे पास लिखा होता 5, मान लो लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ a, इसे करना है डिफरेंशिएट, अब क्या होगा भाई। अब भी सही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, अब भी 0 हो गया, अब भी 0 हो गया। अच्छा, आगे सुनो, आगे सुनो। बट अगर ऐसा होता, बट अगर बेटा ऐसा होता कि मेरे पास लिखा होता ट्वाइस ऑफ x, बट अगर ऐसा होता कि मेरे पास लिखा होता ट्वाइस ऑफ x, अब क्या होता। अब इसके अंदर मेरे पास x है, वेरिएबल है। अब क्या होगा, इस 2 को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे और जस्ट x का डिफरेंशिएशन कहीं करेंगे, और ये आंसर जस्ट आएगा 2, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ध्यान रखना, इस बात को भी ध्यान रखना कि d/dx ऑफ x कितना होता है, 1। तो आप देख रहे हो, जब यहां पर ये एक वेरिएबल आ गया तो क्या हुआ, कांस्टेंट 0 नहीं हुआ, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला था तो वो 0 जा रहा था। फिर देखो एक बार, एक चीज और देखो, मान लो ये फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आप मतलब कि ऐसे मत रखिए, एग्जाम्पल ऐसे फिलहाल अभी। तो अब अगर मान लो ये लिखा होता 4x², 4x² और इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई 4 से कुछ मत कहो, लेकिन d/dx ऑफ x² करो, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, 0 नहीं आएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 सिर्फ तब होती है जब वो अकेला आता है, जब उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है, तब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बट अगर अगर एक भी वेरिएबल साथ में आ गया तो कांस्टेंट बच जाएगा, उसे मारने वाला कोई नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रखा रहेगा,
जो वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी कि एक्स को आप डिफरेंशिएट कर दोगे और आपको नॉर्मल आंसर जो है यहां पर वो मिल जाएगा 4। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे ले आओ और पावर एक कम कर दो, तो आपका आंसर 8x है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। आपका आंसर 8x है। बात समझ में आ रही? तो इससे मुझे ये मालूम पड़ता है, यानी कि सेवंथ, इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि अगर कांस्टेंट के साथ अगर x लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा उसमें आपका a बच जाएगा और dy dx ऑफ वेरिएबल होगा, dy dx ऑफ वेरिएबल होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे और हम बढ़ेंगे अपने अगले फॉर्मूले में। चलिए आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज, अब जब इतनी चीजें हमने कर ही ली है तो कुछ फॉर्मूलाज और हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि अगर मुझे डी बाई डी एक्स करना है किसका, साइन एक्स का, ठीक है। दूसरा है मेरे पास अगर मुझे डी बाई डी एक्स करना है कॉस एक्स का, और तीसरा है अगर मुझे डी बाई डी एक्स करना है टेन एक्स, ठीक है। अगर मुझे डी बाई डी एक्स करना है टेन एक्स का, तो बेटा साइन वाला जो केस आएगा मेरे में, इसका जो आंसर होता है इसका होता है कॉस एक्स। जो कॉस वाला केस आता है इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स। और जो टैन वाला केस आता है इसका आंसर होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको एज इट इज लर्न करना है, इसमें कोई बात नहीं है। डेरिवेशन जो थी इसकी वो 11 में थी, जिसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंस ड्राइव करके लिमिट का यूज करके कर लिया करते थे। ये तीन हो गए। अब चौथे पे आ जाओ, ठीक है, साइन कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास आता है फोर्थ, क्या है, फोर्थ है मेरे पास, भाई गायब क्यों हो रहा है, क्या हो, फोर्थ क्या आता है मेरे पास, फोर्थ आता है यहाँ पर कि भाई डी बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास बन जाता है किसके लिए, फोर्थ ले लेते हैं साइन कॉस्टेंट। अब मैं ले लेता हूं यहां पर कोसेक, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है। और लास्ट ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। बेटा इसका आंसर हो जाता है हमारा नेगेटिव कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। इसका आंसर हो जाता है सेक सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। और इसका आंसर हो जाता है नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास में जो है 6 फॉर्मूलाज हैं जिनको मैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाला हूं, ठीक है। ये कोसेक लिखा हुआ है, ठीक है। इनको हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाले हैं, और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। और बेटा अभी आज की क्लास में इसको यहीं पर रोकते हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तब हम आगे, इसके आगे हम कुछ चीजें और सीखने वाले हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। आज जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो पाया है, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको बस थोड़ी देर में एंड करने वाला हूं। अब जो नेक्स्ट क्लास आपके आने वाली है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं आपके लिए जो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जो प्रोडक्ट रूल होता है। दूसरी चीज हम उस दिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन रूल होता है, ठीक है। और तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है चेन रूल, ठीक है। ये तीन बातें जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। जब हम ये तीन बातें और सीख चुके होंगे तो आप जो है तैयार हो जाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके बाद ही हम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन का जो हमारा पार्ट है विद क्वेश्चंस इसके बाद ही शुरू होगा। उससे पहले हम एग्जांपल्स लेंगे और इन सबको समझेंगे,
नेक्स्ट क्लास में ये 3 बातों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप कुछ पहले से पढ़ के बैठना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, करके रखिए उसको, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर अपने इस क्लास को और फर्दर आगे बढ़ाते हैं, और ये क्लासेस आपको इसी तरह से रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।